Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is जादुई पिटारा. PIB के न्यूज हम जानेंगे इसके बारे में. जादुई पिटारा a play based learning teaching material tailored for children between the age group of 3 to 8 year. जो जादुई पिटारा है आपका ये एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है चिल्ड्रेन के लिए जिनका एज ग्रुप 3 से 8 इयर्स है. Developed under the National Curriculum Framework for Foundational Stage, part of the implementation of the New Education Policy 2020. इसको डेवलप किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत, जो कि पार्ट है आपका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसी का पार्ट है. अवेलेबल इन 13 इंडियन लैंग्वेज, 13 भारतीय लैंग्वेज में ये अवेलेबल है. ये इंक्लूड करता है प्ले बुक को, टॉयज को, पजल को, पोस्टर को, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक, वर्कशीट को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लोकल कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट को. मकसद क्या है इसके पीछे? टू एकोमोडेट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर एंड पिक क्यूरियोसिटी, कि एकोमोडेट किया जा सके जो डाइवर्स नीड है लर्नर्स का और क्यूरियोसिटी को उनका बढ़ाया जा सके. ये जो है लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट को और ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक करेगा, लाइवली और जॉयफुल बनाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क. पीआईबी गुरु जी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये कहाँ लोकेटेड है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र. यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने फाउंडेशनल स्टोन रखा है. वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क होगा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क नागपुर में महाराष्ट्र का. फीचर्स क्या है इस पार्क का? फैसिलिटी फॉर ऑल 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, टच एंड स्मेल गार्डन, हाइड्रोथेरेपी यूनिट, वाटर थेरेपी एंड इंडिपेंडेंट रूम फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन एंड मदर. यहाँ पे फैसिलिटी होगा सारे 25 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, जैसे कि टच एंड स्मेल गार्डन होगा, हाइड्रोथेरेपी यूनिट होगा, वाटर थेरेपी होगा, इंडिपेंडेंट रूम होगा मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन या मदर के लिए. इसके पीछे का विजन क्या है? To build an inclusive society with the aim of showing empathy instead of sympathy toward person with disability, to give the disabled the right to live with dignity. तो इसका मकसद है, विजन है कि तैयार किया जाए एक इंक्लूसिव सोसाइटी को जिसका एम है कि शो किया जाए इम्पैथी को, ना कि सिंपैथी जो पर्सन है डिसेबिलिटी उनके लिए, और साथ साथ ये डिसेबल को अधिकार देगा लिव विद डिग्निटी का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट ग्रीन इनिशिएटिव. पीआईबी के न्यूज है इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट का जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसके बारे में. तेलंगाना कू हरिता हरम द ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना. Telangana has replanted 9.65 lakh acre in 2022. 13 lakh acre of forest have been rejuvenated and it has developed 109 urban forests. तेलंगाना का जो कू हरित हरम ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना है, तेलंगाना ने रिप्लांट किया है 9.65 लाख एकड़ 2022 पे. 13 लाख एकड़ जो है फॉरेस्ट के उसको रिजुविनेट किया गया है और इसने डेवलप किया है तेलंगाना ने 109 अर्बन फॉरेस्ट को. जो अवार्ड उनको दिया गया ये आपको मेमोराइज होना चाहिए. हैदराबाद सिटी वॉन अर्बर देव फाउंडेशन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. जो हैदराबाद सिटी है उनको मिला है अर्बर देव फाउंडेशन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड. हैदराबाद वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर. और हैदराबाद को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का भी अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के द्वारा. हैदराबाद सिटी होस्ट द कंट्री लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट. और जो हैदराबाद सिटी है आपका ये होस्ट करता है कंट्री के लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट को. प्रॉब्लम क्या है? Environmental advocates say that there have been the steady loss of tree cover. Example, cutting and translocation of tree for Hyderabad. Experts have also illustrated the conflict between green initiative and so-called development. जो इन्वायरमेंटल एडवोकेट है उनका मानना है कि जो स्टीडी लॉस हो रहा है ट्री कवर का, जैसे कि जो कट किया जा रहा है या ट्रांसलोकेट किया जा रहा है ट्रीज को हैदराबाद में, ये एक्सपर्ट्स इलुस्ट्रेट कर रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ग्रीन इनिशिएटिव और सो कॉल्ड डेवलपमेंट के बीच में. इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड बाय द इंडाइजिनस पीपल. और जो इंक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट लैंड पे इंडाइजिनस पीपल के द्वारा. हैदराबाद सिटी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अर्बन ट्री थ्रू एफर्ट टू प्लांट नर्चर एंड celebrate trees, development of urban and peri-urban forestry action and commitment to building a healthy city now and for future. Arbor Foundation. जो आर्बर फाउंडेशन है उन्होंने बताया है कि जो हैदराबाद सिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपनी लीडरशिप को मैनेज करने के लिए अर्बन ट्री को अपने एफर्ट के माध्यम से प्लांट को नर्चर करके सेलिब्रेट करके ट्री को और डेवलप करके अर्बन और पेरी अर्बन फॉरेस्ट्री एक्शन के माध्यम से उनका जो कमिटमेंट है कि वो बिल्ड करे एक हेल्थी सिटी को अभी के लिए और फ्यूचर के लिए उनको वो फुलफिल कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हिट अर्थ. तो जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है जिसने हिट किया अर्थ को इसके बारे में हम जानेंगे. पहले भी कंसीडर कर रखा है, कुछ समय पहले भी हिट किया था. As per a recent report, the solar wind passed through a gap in the Earth magnetic field. The report is stated sparking a D1 class geomagnetic storm.
ये जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो सोलन विंड है ये आपका पास किया है गैप से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो रिपोर्ट है ये कहता है जो स्पार्कलिंग G1 क्लास जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है? A geomagnetic magnetic storm, is a temporary disturbance of the Earth's magnetosphere caused by a solar wind shock wave that interact with the Earth's magnetic field. जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये आपका एक टेम्पोररी डिस्टर्बेंस होता है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे, जो कि आपका सोलर विंड शॉक वेव के कारण होता है और ये इंटरेक्ट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। द मैग्नेटोस्फीयर शील्ड अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर पार्टिकल रेडिएशन एज वेल एज इरोशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय सोलर विंड। और जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ये शील्ड करता है अर्थ को हार्मफुल सोलर पार्टिकल रेडिएशन से, साथ साथ इरोजन से भी एटमॉस्फेयर के सोलर विंड के माध्यम से जो होता है। रीजन क्या है इसके पीछे का? तो दिस स्टॉर्म आर जनरली एसोसिएटेड विद सोलर कोरोनल मास इजेक्शन वेयर अ बिलियन टन्स और सो ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द सन विथ इट्स एम्बेडेड मैग्नेटिक फील्ड अराइव्ड एट अर्थ। ये जो स्टॉर्म है वो जनरली का एसोसिएटेड है सोलर कोरोनल मास इजेक्शन से, जहां पे जो बिलियन टन्स या प्लाज्मा जो है सन के जो कि एम्बेडेड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अराइव करते हैं अर्थ को, तब ये होता है। CME आर लार्ज इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सन कोरोना आउटरमोस्ट लेयर। और जो आपका CME है ये लार्ज इजेक्शन है प्लाज्मा या मैग्नेटिक फील्ड का जो कि ओरिजिनेट होता है सन के कोरोना से, आउटर मोस्ट लेयर से। इसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के ऊपर, इम्पैक्ट जो है इसका? तो इम्पैक्ट स्पेस वेदर, इनर अर्थ स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर। ये इम्पैक्ट करता है स्पेस वेदर को, इनर अर्थ स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर को। इम्पैक्ट सैटेलाइट GPS रेडियो कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2022 ओवर 40 स्टारलिंक सैटेलाइट स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर ए सोलर स्टॉर्म। और इसका प्रभाव पड़ता है सैटेलाइट के ऊपर, GPS रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसे कि लास्ट ईयर 2022 पे जो आया था तो उसके कारण 40 स्टारलिंक का जो सैटेलाइट था वो स्टॉप कर दिया था, वो काम नहीं कर रहा था सोलर स्टॉर्म के बाद। Can create disturbance in the magnetosphere. The protective shield surrounding the Earth result in the formation of bright aura. ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है मैग्नेटोस्फीयर पे, जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि सराउंड करता है अर्थ को, जिसके कारण फॉर्मेशन होता है ब्राइट ऑरास का। एस्ट्रोनॉट ऑन स्पेस वॉक फेस हेल्थ रिस्क फ्रॉम पॉसिबल एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन आउटसाइड द अर्थ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। और जो एस्ट्रोनॉट है स्पेस वॉक पे उनको सामना करना पड़ सकता है हेल्थ रिस्क का पॉसिबल एक्सपोजर के कारण सोलर रेडिएशन का आउटसाइड अर्थ के प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UN सीसॉट। तो हम जानेंगे UN सीसॉट के बारे में। The United Nations Commission for Social Development has elected India's permanent representative to United Nations, Ruchira Kamboj, as the chair for 62nd session. तो किनको बनाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है उन्होंने इलेक्ट किया है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज को UN सीसॉट के चेयर के लिए 62nd सेशन को ये चेयर कर रही है। UN सीसॉट United Nations Commission for Social Development (CSOT) established in 1946, headquartered in New York, is one of the functional commission of the Economic and Social Council. आपका UN Commission for Social Development है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये वन ऑफ द 9 फंक्शनल कमीशन में से एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। इट एडवाइज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन सोशल पॉलिसी। ये एडवाइस करता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को सोशल पॉलिसी के लिए। It follow up with the implementation of the Copenhagen Declaration and Program of Action 1995. और ये फॉलो करता है इम्प्लीमेंटेशन को कोपेनहेगन डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995 का। At World Summit for Social Development Copenhagen, government reached a new consensus on the need to put people at the center of development. और जो आपका वर्ल्ड समिट हुआ था सोशल डेवलपमेंट के लिए कोपेनहेगन में, उसमें गवर्नमेंट जो थे वो एक कॉन्सेंसस पे आए थे जो आवश्यकता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट के लिए। इसके इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में हम जान लें। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश इन 1945। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। It is responsible for coordinating the economic and social field of the organization. It has 54 members. ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल फील्ड को इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें 54 मेंबर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सागर परिक्रमा फेज 3। PIB के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे सागर परिक्रमा फेज 3 के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उन्होंने स्टार्ट किया है सागर परिक्रमा फेज 3 को हजीरा पोर्ट गुजरात से। तो कहां से स्टार्ट किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉलो अप ऑफ सागर परिक्रमा फेज 1 मार्च 2022 एंड सागर परिक्रमा फेज 2 सितंबर 2022। ये जो सागर परिक्रमा फेज 3 है ये आपका फॉलो अप कर रहा है सागर परिक्रमा फेज 1 जो कि मार्च 2022 पे हुआ था,
और सागर परिक्रमा फेज 2 जो कि सितंबर 2022 पे हुआ था। मकसद क्या है इस इनिशिएटिव के पीछे? तो डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस फिशरी रिलेटेड स्कीम एंड प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये डिसेमिनेट कर सके जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग फिशरी रिलेटेड स्कीम को लेके, प्रोग्राम को लेके जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फिशरी, प्रोटेक्ट मराइन इकोसिस्टम एंड डिमॉन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी विद ऑल फिशरमैन एंड कंसर्न स्टेक होल्डर। प्रमोट किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल फिशरी को, प्रोटेक्ट किया जाए मैराइन इकोसिस्टम को और डेमोन्स्ट्रेट किया जाए सॉलिडारिटी को सारे फिशरमैन के साथ और कंसर्न स्टेक होल्डर के साथ। टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद फिशरी एंड फिश फार्मर टू अंडरस्टैंड द इश्यू ऑफ कोस्टल एरिया एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिशरमैन। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है फिशर्स और फिश फार्मर के साथ ताकि समझा जा सके जो प्रॉब्लम है कोस्टल एरिया को लेकर और जो प्रॉब्लम रिलेटेड है फिशरमैन से। बैलेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ मैराइन फिशरी रिसोर्स फॉर फूड सिक्योरिटी विद द प्रोटेक्शन ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। और ये बैलेंस कर रहा है जो यूटिलाइजेशन है मैराइन फिशरी रिसोर्स का फूड सिक्योरिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी मैराइन इकोसिस्टम का। अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो ये इसमें के लिए कोलैबोरेशन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में। फिशरी सेक्टर जो है इंडिया में, इसके बारे में हम भी जान लेते हैं। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अकाउंटिंग फॉर ओवर 7% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट फिश का प्रोड्यूसर है, चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो कि 7% ग्लोबल फिश का प्रोडक्शन करता है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है वर्ल्ड का चाइना के बाद। दिस सनराइज सेक्टर प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट डायरेक्टली टू अबाउट 280 लाख पीपल। और ये जो सनराइज सेक्टर है ये प्रोवाइड कर रहा है लाइवलीहुड सपोर्ट को डायरेक्टली 280 लाख पीपल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है इसके बारे में हम जान ले कहां पे इसको बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड इन हरियाणा गोरखपुर। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, इसको इंस्टॉल किया जाएगा हरियाणा गोरखपुर पे। इसका फीचर क्या है? गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हैज 2 यूनिट ऑफ 700 मेगावाट कैपेसिटी ईच। जो आपका गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना होगा उसका 2 यूनिट होगा, दोनों ही आपका 700 मेगावाट का होगा। टाइप ऑफ रिएक्टर की अगर हम बात करें तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इंडाइजेनस डिजाइन का उपयोग किया जाएगा इसके लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में जहां पे ये लोकेटेड होगा आपका। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी हम ब्रीफली समझ लें। तो जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा इसको हरियाणा गोरखपुर पे इंस्टॉल किया जा रहा है। इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका मकसद है जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से। इसको स्टार्ट किया गया था 1950 के समय से ही और इंडिया का आज प्रेजेंटली क्या है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि ऑपरेशनल है। 3 स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम के। जो पहला स्टेज है ये इन्वॉल्व करता है यूज करना प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को। सेकंड स्टेज में क्या है ब्रीडर रिएक्टर होता है जो प्रोड्यूस करता है और ज्यादा फिसाइल मटेरियल को। और तीसरा स्टेज जो इन्वॉल्व करता है सोडियम बेस्ड रिएक्टर को ताकि जनरेट किया जा सके पावर को। इंडिया ने सक्सेसफुली रीच कर लिया फर्स्ट स्टेज को 2013 में ही और करेंटली सेकंड स्टेज में है प्रोग्राम के। और जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 6780 मेगावाट का है। इसमें से 18 रिएक्टर जो है वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है जबकि जो 4 है वो लाइट वाटर रिएक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूजिरिस द फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया लॉस्ट फॉर 700 ईयर्स। तो जो म्यूजिरिस है जो कि पहला इंपोरियम था भारत का जो कि लॉस्ट था 700 ईयर तक, इसके बारे में हम जानेंगे। ये लोकेशन इसका कहाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। Muziris was a major ancient city of the spice trade. It was also known as Murachipatnam. जब मुजिरिस है आपका ये एक मेजर एंशियंट पोर्ट सिटी था स्पाइस ट्रेड के लिए, इसको हम मुराचीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। When Kerala established itself as a major center for spice, it was the ancient port of Muziris that emerged as its hub. जब केरला ने स्टैब्लिश किया था खुद को एक मेजर सेंटर के तौर पे स्पाइस के लिए, तो ये एंशियंट पोस्ट था मुजिरिस का ही जो कि इसके लिए हब के तौर पे उभरा था। इसके बारे में लिटरेचर में भी मेंशन है। संगम लिटरेचर डिस्क्राइब रोमन शिप कमिंग टू मुजिरिस लैडेड विद गोल्ड टू बी एक्सचेंज फॉर पेपर। संगम लिटरेचर डिस्क्राइब करता है कि जो रोमन शिप आते थे मुजिरिस लैडेन पे गोल्ड के साथ एक्सचेंज करने के लिए इसको पेपर के साथ। जो पहला सेंचुरी एनल प्लिनी थे जो इल्डर एंड ऑथर ऑफ पेरिप्लस ऑफ थरियन सी थे, उनका भी मानना है कि मुजिरिस जो है वो वहां पर पहुंचा जा सकता था 14 डेज के टाइम पे रेड सी फोर्ट से इजिप्टियन कोस्ट को होते हुए। ये डिपेंड करता था मानसून विंड के ऊपर। डिक्लाइन जो हुआ मुजिरिस फोर्ट का क्यों हुआ? अराउंड 1341 when the profile of water bodies in the Periyar river basin underwent a major transformation and Muziris drop off the map due to flood and earthquake। 1341 के समय पे जो प्रोफाइल था वाटर बॉडी का पेरियार रिवर बेसिन का उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया और जो मुजिरिस था वो ड्रॉप ऑफ हो गया मैप से फ्लड और अर्थक्वेक के कारण। ये आप देख सकते हैं म्यूजिरिस पोर्ट का लोकेशन को यहाँ नीचे साइड।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.